चालू रहेंगे। वो लाइट वहीं से बढ़ाइएगा, ब्लू मारो ना। थोड़ा सा इधर। हाँ ओ भाई थोड़ा सा इधर देखिएगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाओ भाई, आप थोड़ी देर के लिए इधर हो जाओ। नहीं आ रही है बात हैं? हम आए हुए हैं। मुंशी साहब, रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, काइंडली टेक योर सीट। पीके सिन्हा साहब प्लीज टेक योर सीट। आप उधर बैठिए सिन्हा साहब। जरा मिलना जुलना प्लीज अभी रोक लीजिए प्लीज। सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट है, पीके सिन्हा साहब से कृपया बैठ जाए। सुप्रभात, अभिनंदन, आप लोग सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले हमारी परंपरा रही है कि हम दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट के अग्रवाल साहब जो यहाँ सबसे सीनियर आदमी हैं आज के दिन में, मुंशी साहब, पीके सिन्हा, एसके झा साहब और पीके सिंह जो भी हैं, कृपया यहाँ पे आ जाए और दीप प्रज्वलन से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो श्री पीके सिन्हा साहब एस्कॉर्ट करेंगे डीपी सिन्हा साहब को यहाँ तक लाएंगे। जल्दी नहीं रहा ये भैया सर जी जल गया मत बंद।
अब इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार स्वागत संगीत से हमारे यहाँ उपस्थित लोगों का मेहमान व्यक्ति सभी सीनियर व्यक्ति हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ संगीत वाले जो हैं, स्वागत संगीत वाले कृपया आइए। हो जाना है आप लोग अभी कैसे ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार पले। ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से भूल गए घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से भूल गए घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले छाँव मिले सी लगन न खटे। गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती वो गली शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहाँ में जहाँ प्यार ही प्यार किया हो, हम जाके वहाँ खो जाए। शिकवा न
बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए। मेन प्रोग्राम बच्चे अनुरोध कर रहे हैं कि एक और गाना के लिए प्रिपरेशन करके आए हैं स्वागत संगीत का, तो हम 2 मिनट और इसमें समय बिताएंगे। अनुरोध है जो स्वागत संगीत तैयार करके आए हैं कृपया आए जाए, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। थैंक यू। जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की अब तक हो अपनी बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपनी बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए,
देना साथ मेरा ओ हमनवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम मेरा साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू सो मच। संगीत के लिए जो ग्रुप बच्चे आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेन कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक हमारी यह भी परंपरा है कि हमारे जो संगीत साथी हिंदुस्तान कॉपर में थे, हमारे साथ काम किए थे, आज इस दुनिया में नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब इतने समय के बाद पहली बार पुनर्मिलन हो रहा है तो मैं उनको याद करके 1 मिनट के लिए हम लोग खड़े हो जाएं और मौन धारण करें। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं 1 मिनट का, तो कृपया शांत रहें, अपनी जगह पर खड़े रहें। एक मिनट का समय समाप्त हुआ, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। One remembers the old talents of Hindustan Copper Limited, and for that purpose, in his absence, he has sent one message from his side that is with us. I request Sri S.K. Jha, today who is heading ICC unit, to read the message given by our present CM, Mr. Sharma. Yeah, sir. आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। ये मैसेज पढ़ने से पहले अगर अनुमति हो तो मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आज मुझे HCL-ICC के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बुलाया गया है और ये दायित्व दिया गया है कि आप CMD सर का मैसेज पढ़ के सुनाएं। उससे पहले यहाँ पर आप लोग जितने भी उपस्थित हैं सब हमारे सीनियर्स हैं, सम्मानित महिलाएं हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो हम लोग जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक मीट था, एक नैरेटिव सेट किया हुआ था जो अलुमनी मीट या पुनर्मिलन सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है, इंडस्ट्री में नहीं होता है। इस मीट को निश्चित रूप से हमारे सर DN वर्मा सर, आहूजा सर, सिंह साहब आप लोगों ने तोड़ा है, ये बहुत खुशी की बात है। हिंदुस्तान कॉपर के इतिहास में हमको लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जितने भी एक्स एग्जीक्यूटिव हैं एक जगह आके मिले हैं और बहुत ही सम्मानित लोग, सीनियर लोग से हमको भी मिलने का मौका मिला और मेरा उत्साहवर्धन हुआ। ये बहुत ही गौरव की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में आया और अपने आप को रिप्रेजेंट करना कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने ICC को सेलेक्ट किया है एज ए वेन्यू। ये ICC के लिए गौरव का विषय है कि आप लोगों का पसंद ICC यूनिट है, जबकि बहुत लोग इसमें हो सकता है ICC यूनिट में काम नहीं किए हों, और जो लोग ICC में काम किए हैं बहुत लोगों को तो मैं जानता भी हूँ, काहे कि मैं भी यहाँ बहुत दिन से हूँ। लेकिन ये भी HCL-ICC के लिए बहुत गौरव का विषय है और HCL-ICC इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता है। तीसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब भी किसी फंक्शन में घर से बाहर जाते हैं, कोई सोशल फंक्शन हो या ऐसा गैदरिंग हो, तो घर में जैसा वातावरण रहता है निश्चित रूप से बाहर में वैसा नहीं रहता है। और हमारे इतने सीनियर्स लोग हैं जो 91-92 में माइक्स में थे, माइक्स मैनेजर थे। उस समय एक रौनक था, 6 माइक चला करती थी, 2-2, 3-3 कंसंट्रेटर प्लान था, वो अंडर वर्क चलता था। करीब 15,000 यहाँ एम्प्लॉय थे, 700 एग्जीक्यूटिव्स थे। उन दिनों को आप लोगों ने देखा है। संयोगवश आज के दिन में वैसा
परिस्थिति नहीं है, वैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा आप लोगों ने एंजॉय किया। कुछ कारणवश मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 3-4 साल से हमारे यूनिट में माइंस बंद पड़े थे, प्लांट बंद पड़े थे, लेकिन आईसीसी के तरफ से मैं ये खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में सोरदा माइंस चालू हो गया है। अक्टूबर महीना से कंसंट्रेटर प्लांट सितंबर महीना से चालू हो गया है। आने वाले दिनों में कुछ महीनों में केंदाडी माइंस चालू हो जाएगा। राखा चापड़ी का एमडीओ अलॉट हो गया है। कुछ वर्षों में राखा चापड़ी भी चालू हो जाएगा। तब हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी यूनिट अपना जो उनका पुराना गौरव है उसको अचीव कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ अगर कुछ तकलीफ हुआ भी होगा तो आप लोग इसी बंद कमरे में उसको छोड़ देंगे। इसका कहीं चर्चा नहीं करेंगे कि आईसीसी में गए तो ऐसा हुआ। ये हमारा मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। एक बार प्रणाम सबको। अब मैं सीएमडी साहब का मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत ही अच्छा मैसेज है, मैं पढ़ा हूँ उसको। डियर फ्रेंड्स, it brings me immense joy to connect with you all, dear colleagues, who have been cornerstone of our company's success. Your dedication, passion and hard work have built this organization into what it is today, and for that I am deeply grateful. As a company, we believe that our people are our greatest strength. With this in mind, we have recently introduced several welfare initiatives to support you and your family. These include enhanced health insurance benefits with online facilities, contribution towards pension fund with effect from 1/4/2023, etc. These steps are just a token of our appreciation and our commitment to your well-being. Together we will continue to grow and achieve greater milestones. Thank you for being an invaluable part of our journey. Thank you, Ghanshyam Sharma, CMD HCL. Thank you, sir. Thank you, Mr. S.K. Jain, who is representing HCL today among us. The message, I thank you also to Sri Ghanshyam Sharma ji, our CMD, who had every desire, every wish to be present here, but due to some unavoidable situation, as I told you earlier, he is not here. I thank him very much. With this, our formal today's program starts. आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से लोग आए हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जी रहे हैं। बहुत ही वेरिएशन है जिंदगी में, तकलीफ है, खुशी है, बट एक चीज़ सब में कॉमन है। मैं इसका वर्णन करता हूँ एक कविता के जरिए और वहीं से प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। प्रोग्राम का शीर्षक है आहिस्ता चल ऐ जिंदगी। आहिस्ता चल ऐ जिंदगी। ये भाग दौड़ की रफ्तार है, बहुत तेज़ी से भाग दौड़ हो रहा है। हम लोग मिसफिट होते जा रहे हैं नए जनरेशन के मुकाबले। तो हम आप लोग की तरफ से इस भावना को व्यक्त कर रहे हैं ज़िंदगी से, ज़िंदगी थोड़ा आहिस्ता चल। आहिस्ता चल ऐ जिंदगी, आहिस्ता चल ऐ जिंदगी। अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं। आहिस्ता चल ऐ जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। हम लोगों ने अपने फर्ज काफ़ी कुछ निभा दिए हैं, लेकिन हमारा फर्ज हम लोग उस जमाने के हैं, ये असीम है। तो कुछ फर्ज निभाने बाकी है। मैं रिपीट करता हूँ, आहिस्ता चल ऐ जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। रफ्तार में तेरे चलने से, रफ्तार में तेरे चलने से ऐ जिंदगी, रफ्तार में तेरे चलने से ऐ जिंदगी, कुछ
कुछ रूठ गए, हमारी रफ्तार चलने की ज़िंदगी में हमसे कुछ लोग रूठ गए। तो रफ्तार में तेरे चलने से ज़िंदगी कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, कुछ छूट भी गए। रूठों को मनाना बाकी है, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता चले ज़िंदगी, कई फर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। कुछ हसरतें, हर एक के जीवन में कुछ हसरतें होती है, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम अभी भी जरूरी है। हम लोग रिटायरमेंट लाइफ में आ गए, फिर भी अभी भी कुछ काम जरूरी रह गए। तो कुछ हसरतें भी अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी अभी जरूरी है। ख्वाहिशें जो घुट गई, ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में, ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में, उनको दफनाना बाकी है। ख्वाहिशें जो घुट गई इस ज़िंदगी में, उनको दफनाना बाकी है। आहिस्ता चले ज़िंदगी, अभी कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। अब उन टूटे रिश्तों को, अब उन टूटे छोटे रिश्तों को जख्मों से मिटाना बाकी है। आहिस्ता चले ज़िंदगी, अभी कई फर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। अंतिम पंक्तियाँ हैं। तू आगे चल मैं आता हूँ, क्या छोड़ तुझे मैं जी पाऊँगा, क्या छोड़ तुझे मैं जी पाऊँगा। इन सांसों पर हक है जिनका, इन सांसों पे हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चले ज़िंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूँ। Today we are gathered for reunion of our executives who are scattered all over India, in different corners of India, even in remote place, and still many people have shown their vigor, and despite all odds, they have been present here. During this period, during organizing this meet, I happened to talk to about 400 persons, 400 to 500 persons. All of them had one common problem, either they're not fit or there's some serious problem. But this is the phase of life. ज़िंदगी ऐसे ही होती है। हम लोग सभी जो यहाँ मौजूद हैं, सभी अनफिट लोग हैं। आज के ज़माने में हम अनफिट ही हैं। बट स्टिल हमने हिम्मत नहीं हारी है। वी आर गोइंग अहेड विथ आवर ज़िंदगी एंड वी विल कैरी ऑन। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट सपोर्ट भी बहुत कुछ मिला है और उसी के बदौलत हम यहाँ उपस्थित हैं। जो persons who are present here, I have not come here to address them. Rather, this is my humble submission to honor their valuable life which they have presented to this world. Although they are retired today, but their journey has not come to an end. It is continuing with great force. I think, I know there is fire within us, although we are today very sick, very old, but once upon a time there was fire in us, and the only thing is to spark that fire. Still we have the spark, and we have to ignite that fire. So please continue with this fire. Retirement is well-deserved break. Retirement is a well-deserved break, and your achievements are great. Your passions are many, which you may not have been in a position to fulfill during your service period, but this is the time
to fulfill your passions, whatever passion it be. I request you all to please follow your passions and complete it. Please preserve dreams, whatever dreams you had. You may not be in a position to fulfill your dreams earlier due to so many reasons, various reasons. But this is an opportune time to fulfill those dreams. I request you to please share your wisdom. You are learned people, you have experience. Please share your wisdom with all. हम लोगों ने सभी में यही हम लोग सब यही बोलते हैं, मैं इतने साल का हो गया हूँ, इतने साल का हो गया हूँ। 60 तो खैर महीनों में है ही, 60 से कई आज के दिन में हमारे पास के अग्रवाल साहब हैं, मेरे ख्याल से बोल में सबसे सीनियर आदमी के अग्रवाल साहब हैं। वैसे सभी लोग के पास एक उम्र है, हम इस उम्र के हैं। तो मैं इस सिलसिले में एक छोटे से पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। एज एक नंबर है, किसी का एज 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि आज 25 से 30 साल में के बच्चों को देखते हैं कि जिम में गए, एक्सरसाइज करना शुरू किया, आराम से गिर गए और सब लोग बता गए। तो एज इज सिंपली ए नंबर। सो एज से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसी से संबंधित एक छोटी सी कविता से आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जीने की असली उम्र तो 60 है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। जीने की असली उम्र तो 60 है, पर बुढ़ापे में ही असली ठाट है। न बचपन का होमवर्क, न जवानी का संघर्ष, न बचपन का होमवर्क, न जवानी का संघर्ष, न 40 की परेशानियाँ। 40 की उम्र में मैक्सिमम ट्रबल रहते हैं। न 40 की परेशानियाँ, बेफिक्र दिन और सुहानी रात है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। न जिम जाने की जल्दी, न ऑफिस की खिचखिच, न जिम जाने की जल्दी, न ऑफिस जाने की खिचखिच, न बस की लाइन, न ट्रैफिक का हंगामा झमेला, न ट्रैफिक का झमेला, न बस की लाइन, न ट्रैफिक का झमेला। सुबह सुबह रामदेव का योगा, दिन भर खुली धूप, दोस्तों यारों के साथ राजनीति पर चर्चा। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। ना मम्मी डैडी की डांट, ना ऑफिस के बॉस की फटकार, ना मम्मी डैडी की डांट, ना ऑफिस के बॉस की फटकार, और पोते पोतियों के खेल, बेटे बहू का प्यार। इज्जत से झुकते सर, इस उम्र में हम जहाँ भी जाते हैं इज्जत से सर झुकते हैं लोगों के। इज्जत से झुकते सर सबके लिए आशीर्वाद है और दुआओं की भरमार है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। अंतिम पंक्तियाँ हैं। न जवानी के बहकने का डर है, ना जल्द प्रमोशन की फिक्र है। सब चीज़ हम लोग मुक्त हो चुके हैं। न जवानी के बहकने का डर है, ना जल्द प्रमोशन की फिक्र है, ना घर पर बुजुर्गों की रोक टोक, खुली हवा में हंसी के ठहाके, बेसुरा गुनगुनाने की छूट है, किसी को कुछ भी कहने को आज़ाद है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। तो ये हमारा था कि ये एक नंबर, इसको हम ज़्यादा से पसंद ऐसे कुछ नहीं होता है। ये एक नंबर है, आप उसको अच्छे ढंग से जिए। 2-3 पॉइंट मैं बोलूँगा जो आपके आगे जीवन में बहुत जरूरी है। कीप लर्निंग,
आप जीवन में पढ़ाई लिखाई करते रहें। जो चेंजेस दुनिया में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। हम जिस ज़माने में थे वो ज़माना बदल गया है। आज के नए जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं है पूरी तरह से, तो उसी के साथ जीना सीखिए। अपने आप को रिलेवेंट रखिए, आज के परिस्थिति में अपने आप को रिलेवेंट रखिए। स्टे इंस्पायर्ड, अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए और सोसाइटी को फीडबैक कीजिए। आपके पास जो कुछ भी है बहुत कुछ आपके पास है, ये समय है कि सोसाइटी को वापस देने का। पैसे की चिक्र नहीं है, पैसा कमाने का बात कोई स्थिति चली गई है। सोसाइटी को जिस तरह से भी हो, अपने वॉलंटियर सर्विस देके कैसे भी हो, सोसाइटी को देने का नहीं है। ये समय बदलने का है, चेंज है। इसके साथ ही हमारे एक मित्र हैं CS सिंह, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ डूज एंड डोंट्स बताइए, इस उम्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनका एक रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने कुछ ढूंढ के कुछ निकाला है डूज एंड डोंट्स जो आज के दिन में हमें करना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स ये है, कुछ डोंट्स तो ये है, स्टे एक्टिव, तो कीप योर एक्टिव बाय एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा। प्रिजर्व योर हॉबीज फॉर जॉय, मे बी रीडिंग, प्रिंटिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा। सोशलाइज, अपने आप को सोशलाइज कीजिए, मिलना जुलना दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिलने में जो आनंद आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग बहुत लोगों को BP का प्रेशर होगा, बट मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज आप यहाँ से जाएंगे, आप BP नापेंगे तो आपका BP बहुत नॉर्मल होगा, इस खुशी के कारण क्योंकि आपने सोशलाइज किया है। और मैं आगे भी सोशलाइज करते रहें, एक फोरम बन गया तो मिलते जुलते रहें। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, आपके हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए। हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन करना जरूरी है, उनका कभी नेगलेक्ट नहीं करना। अपने फाइनेंसेस में मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में हमारे पास सेविंग का सोर्स नहीं के बराबर है और मांगने वालों की तांता लगी हुई है, तो अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरह से मैनेज करें। आप अपने बारे में सोचें। आज तक आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, बेटे बेटियों, पोता पोती, सभी के बारे में, दोस्तों के बारे में, बट ये समय है कि आप अपने बारे में। और कुछ जो डोंट्स हैं जो नहीं आपको करने हैं, तो 4 महीने में भी आपको सुना देता हूँ। डोंट बिकम टू लोडेड। आप मत समझिए कि अभी आपको पूरा संसार का भार आपके कंधे पे है, इंसान कॉपर का भार आपके ऊपर है, परिवार का, आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं, अब आपको आराम की जिंदगी जीनी है, अपने को लोड लेना बंद कर दीजिए। अपने हेल्थ इश्यूज को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, केयरलेसली स्पेंड मत कीजिए। खुशी जो भी आपकी खुशी के लिए जरूरी है जरूर आप खर्च करें, बट केयरलेसली नहीं करें और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम उस जमाने के लोग हैं कि हम सबसे पहले हिसाब किताब करते हैं तभी खर्च करते हैं, तो आप करेंगे भी नहीं। एक चीज़ है, पास्ट में जिए जरूर, पास्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है, पास्ट में आप जरूर जिए, बट पास्ट को याद करके आपसे चिपके नहीं रहे। हर जगह अपनी बात कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता है, इस तरह की बात अगर आप करेंगे तो यूर बिकम इररिलेवेंट टू द सोसाइटी। या फिर बच्चे नहीं सुनना चाहते हैं अपनी कहानी, तो अपने पास से जुड़े रहिए। आपके जो समय के लोग उनसे बात कीजिए, उसको याद कीजिए, बट ट्राई टू बी रिलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिए। नाउ स्टॉप सेटिंग गोल्स। अपने जीवन के गोल सेटअप करना बंद कर दिए, बहुत कुछ कर दिया आपने, आपको एंजॉय करने का टाइम है। और अपने परिवार को महसूस कराइए कि आप उनके लिए हैं, आप उनको अच्छी ज़िंदगी दे चुके हैं और वो अच्छी ज़िंदगी लीड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। परिवार में बेटी बहू सबसे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। एक्सपेक्ट और अदर किसी से मत कीजिए। प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं और आपको नहीं मिलता है। तो इस तरह से कुछ आपके लिए डूज एंड डोंट्स था। अब मैं ये जर्नी बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान कॉपर में 1981 में ज्वाइन किया था। मेरा ऑफर आया था हिंदुस्तान कॉपर के लिए मैनेजमेंट में ज्वाइन करने के लिए। जब ऑफर आया मैनेजमेंट में ज्वाइन करने के लिए तो मैंने इंडिया का नक्शा निकाला तो उसमें मैनेजमेंट ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने मध्य प्रदेश का नक्शा निकाला, उसमें भी नहीं मिला। फिर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का नक्शा निकाला जहाँ मैनेजमेंट है, वो भी नहीं मिला। तो
तो मैं निराश हो गया। मैं निराशा की स्थिति में हेड ऑफिस आया, मुख्यालय कलकत्ता होता था, उसमें DP सिन्हा साहब हेड ऑफिस में हुआ करते थे। मैं बहुत उम्मीद के साथ उनके पास गया कि मेरा ट्रांसफ़र रुकवा के आप मेरा पोस्टिंग ICC में करवा दीजिए, क्योंकि मैं यंग था, उसमें बाहर दुनिया देखा नहीं था, मैं ICC आना चाहता था। उन्होंने मुझे समझाया कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैनेजमेंट नया प्रोजेक्ट है, बहुत स्कोप है, काम सीखने का जगह है, आप वहाँ जरूर जाइए, निश्चित तकलीफ कोई माने नहीं रखता है, स्थिति बहुत सुधर रही है तेज़ी से, आप वहाँ इंजॉय करेंगे। और सही में सही हुआ। जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था, कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि जब 84 में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ मैनेजमेंट से ICC, तो मैं ICC नहीं आना चाहता था, बहुत रेजिस्ट किया, बट आना पड़ा, नौकरी करनी है। ICC आया, बहुत दुखी मन से आया था, बट ICC हमें इतना अच्छा लगा कि आज तक मैं इसको याद करता रहता हूँ। फिर जब ICC मेरा ट्रांसफ़र खेतरी हुआ, तभी मैं बहुत दुखी हुआ, और बहुत दुखी मन से फिर खेतरी गया। खेतरी में 8 साल में रहा, बट वो भी बहुत अच्छा पीरियड रहा। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल लर्निंग के हिसाब से, हम लोग HR वाले हैं, HR वालों का तो बोला जाता था कि केसेस इन द ग्रेवयार्ड, कई प्रॉब्लम होते थे, हायर प्रॉब्लम। उन दोनों में गया, वहाँ सीखा, तो उसमें DP सिन्हा साहब की बातें याद आती थी, कब जाइए अब जहाँ डिफरेंट यूनिट जाएंगे, आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वहाँ 8 साल रहा, फिर वापस मेरा मैनेजमेंट ट्रांसफ़र हुआ। फिर मैं नहीं जाना चाहता था, वही मैनेजमेंट जो को बहुत पसंद आ गया था एक टाइम पे, कैसे से ट्रांसफ़र हुआ तो मैं नहीं आना चाहता था, पर दोबारा गया, फिर वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर मैं ICC आया, फिर हेड ऑफिस गया, रिटायरमेंट के 3 साल पहले, 3.5 साल पहले फिर मेरा वापस ट्रांसफ़र घाटशिला हुआ, मैं यहीं से रिटायर हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि ICC का जो पीरियड रहा रिटायरमेंट के टाइम पे, मेरे लाइफ का, मेरे करियर का बेस्ट पीरियड रहा। मैं काफ़ी कुछ यहाँ किया, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बट जो ICC में है उनको जानकारी होगी। तो मैं समझता हूँ DP सिन्हा साहब का जो उन्होंने मुझे कुछ समझाया था, उसी का ये फाइनल ये बाई प्रोडक्ट था कि मैं झेला प्रॉब्लम को, और मैं ICC में काफ़ी कुछ कर पाया। और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, ये जो मीटिंग है इसके बारे में, इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारे पे रिविज़न हुआ, पे रिविज़न 2006 में करीब हुआ, वर्कर का भी हुआ, ऑफिसर का भी हुआ। तो बहुत सारे हमारे एरियर होते थे, कंपनी यार ठीक नहीं थी, तो सभी पेमेंट तो बात नहीं होता था, तो बहुत सारे एरियर बन जाते थे। तो वो एरियर का इस तरह से कुछ हुआ कि कुछ एरियर तो हमें मिल गया, और 35 महीने का एरियर हमें नहीं मिला। उन्होंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई ये एरियर हमको दीजिए। मैनेजमेंट बोला कि नहीं दे सकते, कंपनी की हालत ठीक नहीं है। तो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे, बैठ गए शांति से। बट कुछ लोग जो रिटायर हो गए थे, इंक्लूडिंग एक्स CMD मिस्टर पार्वती सेन, एक्स डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस्टर लोकेश्वर प्रसाद, एक्स डायरेक्टर फाइनेंस मिस्टर गर्ग, एक्स ED HR मिस्टर SN सिन्हा, TS कैमरे से कई लोग हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं सभी, जो कि मांगे, मैनेजमेंट से भी मांगा, उन्होंने केस किया, और मामला कैट से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फाइनली 2022 में उनको पेमेंट भी हो गया। उसमें बहुत लोग बैठे थे, कुल मिला के 22 लोग बैठे, 22 का पेमेंट हो गया एरियर का। जब हम लोग दोबारा गए मांगने के लिए, तो एरियर हमको भी दिया जाए, वी आर ऑल्सो इंटाइटल्ड, वी आर ऑल्सो इन द सेम कंडीशन, पैरेलल सिचुएशन, बट मैनेजमेंट ने आना नहीं किया। उसके बाद मजबूरी में हमें मैनेजमेंट पे केस करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्लेम है, सुप्रीम कोर्ट से भी मामला क्लियर है। उसको करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रॉपर फोरम बनाया जाए। वो प्रॉपर फोरम का नाम दिया हमने EEHCL वेलफेयर ट्रस्ट। ई से मतलब एक्स एग्जीक्यूटिव HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वेलफेयर ट्रस्ट, EEHCL वेलफेयर ट्रस्ट। और यही फोरम है जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है, बाकायदा इसका एक प्रीएम्बल है। ये रजिस्टर्ड बॉडी दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। हमारे मिस्टर RK ओझा उसके सेक्रेटरी हैं, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मिस्टर PK सिंह यहाँ पे हैं, आपके सामने आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर रामस्वरूप उसके ट्रेजरर हैं, यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपके सामने आएंगे। तो इस फोरम से हमने काम शुरू किया और काफ़ी कुछ किया। डिटेल हमारे साथी बताएंगे, श्री RK ओझा, श्री PK सिंह डिटेल में बताएंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो शुरुआत यहाँ से हुई। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और उसके बाद हमने केस किया है। 2 दिन पहले 3 तारीख को कैट में केस था।
हियरिंग होने वाला था, संभव नहीं हुआ, बट 11 मार्च को डेट फिक्स है, उस दिन मामला डिसाइड हो जाएगा ऐसा। और हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, क्योंकि उसी कैट का मामला ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम जीतेंगे। मैनेजमेंट से हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ डोंट गो फॉर अपील, नहीं तो फिर हमारी लड़ाई लंबी हो जाएगी, बट वहाँ भी मैनेजमेंट जीत नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से मामला ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो फ्यूचर इज सील्ड, फ्यूचर इज 100% सील्ड। लेकिन अगर मैनेजमेंट जाती है अपील में तो उनको फिर लड़ना पड़ेगा। तो मेरा ये बोलते हुए एक अनुरोध है कि आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है इसके बारे में, एक वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका पर्पस एरियर लेना नहीं है। एरियर एक इशू है, कई सारे हमारे इशू हैं, जैसे मेडिकल इशूज हैं, बहुत सारा बेनिफिट उन्होंने शुरू करवा दिया, 30,000 रुपये का कैश मिलने लगा OPD, क्योंकि पहले आज तक नहीं था। और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में नहीं है, 2-3 छोड़ के किसी पब्लिक सेक्टर में भी नहीं है। तो कुछ हम लोग कर रहे हैं, छोटी मोटी हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम लोग अपने मेहनत से अपने खर्च पे जाते हैं। केस के लिए जो थोड़ा बहुत फंड आया, केस अटेंड करने जाते हैं, उसी फंड से, उसी पैसे से फिर हम लोग हेड ऑफिस जाके बात करते हैं। तो ये पुअरली, वेरी वेरी पुअरली मैनेज ट्रस्ट है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग उसमें मेम्बर बनिए और हमारा हाथ को बढ़ाइए, सहयोग कीजिए, हम इसमें आगे आपके साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम का अगला चरण में जाता हूँ। प्रोग्राम का अगला चरण है हमारे बीच आज के दिन में मुख्य अतिथि श्री DP सिन्हा साहब मौजूद हैं। आज वही हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और सही में माने मैं समझता हूँ कि हमारे मेंबर भी हैं। इंसान खबर में उनके चलते मैं बहुत कुछ सीख पाया। संयोग रहा कि वो मौजूद हैं और हमारा रिक्वेस्ट को उन्होंने सुन भी लिया और वो सब परिवार आया। दिस इज़ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोग जानते होंगे DP सिन्हा साहब को, इंसान खबर में रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं पूरी अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे और उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में तो निश्चित तौर से आप लोग नहीं जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसका वर्णन करता हूँ और उसके बाद मैं DP सिन्हा साहब से अनुरोध करूँगा कि अपना एड्रेस दें, फॉर्मल एड्रेस और चीफ गेस्ट होगा। उसके बाद तो मैं DP सिन्हा साहब का थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। श्री DP सिन्हा साहब इंसान खबर में रहे हैं और बहुत पहले जो हैं वो इंसान खबर से सीनियर मैनेजर HR के पोस्ट से यहाँ से रिजाइन करके ज्वाइन किया उन्होंने और कई जगह रहे, बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ उन्होंने हासिल की। ये MBA है एक्सेलराइज जमशेदपुर प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ से इन्होंने MBA किया है। ये बैचलर ऑफ लॉ है। इनके अनेक उपलब्धियों में ही एडवांस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स किया है। कहाँ से? UCLA, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स, अमेरिका से इन्होंने ये कोर्स किया है। इन्होंने कई तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलाए हैं, हिंदुस्तान में नहीं, किसी देश में नहीं, कई देशों में, जिनमें मुख्यतः कई देश हैं उसका नाम जानता हूँ। जैसे USA में इन्होंने प्रोग्राम किया, UK में प्रोग्राम किया इन्होंने, सिंगापुर में किया, दुबई में किया, हांगकॉन्ग में किया, इंडोनेशिया में किया, ऐसे कई जगह हैं, कुछ का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर हमें याद भी नहीं है। इन्होंने कई सारे अपने प्रोग्राम कंडक्ट करवाए HR के मैनेजमेंट के ऊपर, एडमिशन के ऊपर। उसमें कुछ दुबई में हुए, कुछ सिंगापुर में हुए, कुछ इंडोनेशिया में हुए। इन्होंने कई स्पेशलाइज मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से वर्कशॉप भी कराए और उन्होंने जो इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किए, लैंडमार्क अचीवमेंट है उसमें बैलेंस स्कोर कार्ड, जिसको मिस्टर कैप्लान एंड नॉर्टन USA के ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट 6 थिंकिंग हेड बाय एडवर्ड डे बोनो ऑफ USA। नेक्स्ट वर्ल्ड पीपल कॉन्फ्रेंस एट ग्रीस। इस तरह के कुछ हैं, मैं कुछ उदाहरण में बता रहा हूँ। जहाँ तक इनके कैरियर का सवाल है, ये एक्सेलराइज जमशेदपुर के रेगुलर फैकल्टी रहे हैं हमेशा। आप जानते हैं एक्सेलराइज इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रेगुलर फैकल्टी रहे हैं, हाल तक रहे हैं। अब इनकी हेल्थ इशूज कुछ हैं, इसके अभी इन्होंने कुछ साल पहले इन्होंने छोड़ा उनको, बट ही वॉज रेगुलर फैकल्टी एक्सेलराइज जमशेदपुर। ही वॉज रेगुलर फैकल्टी ऑफ गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट।
गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के रेगुलर फैकल्टी रहे हैं और काफ़ी समय से रहे हैं और वहाँ इन्होंने काम किया। बताऊँगा मैं इनके बारे में। इन्होंने विजिटिंग फैकल्टी के रूप में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद में इन्होंने विजिटिंग फैकल्टी के रूप में यहाँ रहे हैं और पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री इन्होंने कई सारे प्रोग्राम किए हैं और लोगों को एजुकेट किया है इस फील्ड में। ये कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जुआरी एग्रो बहुत बड़ी कंपनी है देश की, वहीं से वो सेक्रेटरी हुए वाइस प्रेसिडेंट HR जुआरी इंडस्ट्रीज गोवा। ये वाइस प्रेसिडेंट थे HR के ब्रिटानिया बेंगलोर में। ये जनरल मैनेजर HR रह चुके हैं ब्रिटिश ऑक्सीजन कोलकाता, ब्रिटिश ऑक्सीजन कोलकाता के जनरल मैनेजर HR रह चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे जनरल मैनेजर पद से रिजाइन किया था कोलकाता और आज हमारे बीच में। तो ये बहुत दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, सच ए ग्रेट talented person of SCL, which has not been properly recognized, I think, by Hindustan Copper, but still we are here to recognize his talent, and we are fortunate to have him here. Now I request Mr. D.P. Sinha sir to come to the podium and address ourselves. I request Mr. P.K. Sinha to escort him to the dais. Mr. D.P. Sinha. आप लोग वर्मा साहब के कही हुई सब बातें जो हमारे बारे में बोले हैं सबको सही मत मानिएगा और इतना ज़्यादा अपना आशा नहीं बढ़ाइएगा। हम बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं और कुछ भी ऊंचाई पर जो पहुँचे हैं केवल अपने बलबूते पर और आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की शुभकामना, आपका सपोर्ट ने हमको बहुत हेल्प किया है। ख़ास तौर से हमारी ज़िंदगी में हिंदुस्तान का ये हमारा देश है। Anyway, हमको I have been invited here as chief guest of this program. तो हम नहीं सोचते हैं कि हम इस चीफ गेस्ट पे जो जिम्मेदारी है उसको हम बहुत फेमिलियर हैं। ये फॉर्मेलिटीज, ये सारी चीज़ें आई एम नॉट वेरी मच यूज्ड टू दैट, बट एनीवे आई हैव टू डू दैट एंड मिस्टर वर्मा हैज रिक्वेस्टेड मी टू give my thoughts on some of the issues which we face after retirement. So I will put focus on that. But before that, let us start with some formalities which is normally adopted in such kind of programs. Mr. Verma, other esteemed members of this committee which you have constituted for this program, for organizing this historic, I will call this program as historic and memorable. It's indeed, I mean this, it's a historic, it has never happened. Nobody has conceived this, nobody has thought of it, and it is continued to remain in our memories for a long time. But my request is that you must continue this effort. May not be on this scale, maybe on a smaller scale. Some small groups somewhere, some people assembling at place like Jamshedpur. I am ready, I can take lead and I can do that. So you do that. I would also like to pay my respect to my other friends here, my colleagues, ladies, and esteemed guests of this beautiful audience. Very nice, I have enjoyed it, I have liked it. I have immense pleasure in being with you all this morning, and I
addressing you all for this program. I have the kind of pleasure, really the real word in English is nostalgic. Nostalgic is that आप किसी चीज़ को पास्ट के अच्छी बातों को सुन के पागल जैसा हो तो I am really feeling nostalgic, meeting you all after such a long time, seeing this Hindustan time with you all. It's of really very touching. I have some important things which are there in my mind. Whenever you organize this program, and when you invite persons like us, ordinary people like me, I am not used to this protocol. Flower bouquet, escorting from here to there. I was asking Mr. Sinha, do you consider that I am not able to come from here to here? Why somebody to escort? So I just wanted to be one among you all. So I'm not used to this kind of protocols. Okay. But I'm again repeating, I'm feeling nostalgic about my good old ICC days. And it used to be. And some of things I will bring to your, refresh your memory on that. I will again emphasize that coming here, seeing all this, I must thank Mr. Verma, and I have noticed some of the people I have met today, like Mr. Victor, all the way from Visakhapatnam. Okay, then Mr. Ahuja, Mr. Singh, Mr. Jha. Just great. I'm indeed very moved by the kind of arrangement that you have made, initiative that you have taken, time that you have devoted, energy that you have devoted. I can make up the word that might have gone for this kind of preparation. Okay. Now, and one more thing, which is important. I am indeed moved and I deeply appreciate this gesture of remembering persons like me for this occasion. And how could you remember so much old faces, old history? It's indeed very appreciable. I am deeply moved by this kind of thing. It's like, what is that called in English? It's like taking a walk down the memory lane. पुरानी यादें, interactions, हंसी मजाक सारी बातें, पर्टिकुलरली ऐसी कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर भी करेंगे कि आप इंजॉय कीजिएगा उस समय का गुड ओल्ड एज of 1970s. I remember that. I had joined ICC sometimes in 73 after coming out of XLRI and spending maybe first 2 3 years somewhere. And this was the first job that I had come here. And at that time, it was, I will remind you some of the things. And I would like to share that with you. अब तो सभी लोग यहाँ वाले हैं तो आप जानते होइएगा। इसका नाम था पहले इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन। It was under the managing agency system. It was being managed
by Gilander, Arbuthnot and Company, British multinationals. And this place, Indian Copper Complex, it was corporation. It was like a totally separate, isolated British territory. Once you enter here from that gate, and particularly this gate, where that man is standing, it used to be something, nothing less than Rashtrapati Bhavan. It's not right for me to compare it. So that the kind of impression that was created outside. It was great. It was a very different time at that time. Beg pardon? Yes. At that time in 1972, the government of India decided that this would be taken over. There was no any other copper producing establishment in the country. So it was decided that as a strategic investment, Indian Copper Corporation, managed by the Landers, will be taken over. Initially in 1972, its management was taken over and handed over to Hindustan Copper, part of the Hindustan Copper Limited, a public sector. Here the entire work culture, systems, procedures, work culture, everything was on a very different pattern. Very, very different. Nothing to do with public sector. Mostly on the British establishment line. Categorization used to be known as governmental and non-governmental. Must be knowing about it. So it was all looking very, very unfamiliar to me when I had tried. And my job was to change all this. It was a very, very difficult task. At that time there used to be 7 or 8 Europeans were there. The last one whom I had interacted was Mr. P.H. Bray. He was the last one. And the general manager at that time used to be M.M. Ray. M. Khan was later on, after. So that was the kind of thing. The most difficult part which I dealt with was rationalization. This pattern was very different. You change it suddenly to public sector pattern. Here used to be covenanted, non-covenanted. When I was doing this, I was doing it directly under the advice of the Ministry of Mines, Department of Mines. So I came across certain designations. It was so difficult how to bring it in line with the public sector pattern. Some designations. We used to talk in head office, I was in head office. And lot of things used to be discussed, how to deal. We used to laugh at some of the practices that were there at that time. For example, I will tell you, I came across with certain designations. We have certain pattern of designation we all know. Here when I came, because I was the key person connecting ICC, Hindustan Copper Head Office and Ministry. I was in that chain. So everything used to be discussed. I used to come across with certain designations, how to bring them, those designations in line with the public sector. Some designations like I came across on the lighter side. There was one designation we came across, multi-purpose female Mazdoor. So we understand female Mazdoor, but what is this multi-purpose? So everybody was very knowing what is the purpose. So there used to be a lot of joke, lot of things. There was one designation I came across, soda boy.
in public sector you will find a deviation like multi-purpose cleaning measure, where to fit, lot of your pressure that you reduce, soda oil. Okay, so lot of. There was one deviation that I came, very interesting. I interacted in that. Those who are from at that time, there was vegetable clerk. Vegetable clerk's duty was that every week he will go to Calcutta and bring fresh vegetable, exotic vegetables from Calcutta for the senior officers' wives. Their saris used to be sent to Calcutta for washing. So that was the kind of thing. It was all to be changed. And the top management team here was all, at that time that was first lot taken, was mostly from private sector. And that too from multinationals. Mr. Daya Dhawan was there. He was the chairman. He was very young. He was less than 40. Must be maybe around 37, 38. At that time he had joined. He was from the English company, Ball and Company, Coal. Then there was Mihir Basu. M.K. Basu. He was from Caltex. Subsequently, he became Director Personnel of Indian Airlines. And Director Finance was A.K.S. Prasad. He was from Tata. And some of us, when I had joined, a couple of people, remember some name, Indrajit Ghosh Dastidar. I remember I was there from XLRI. Ghosh Dastidar was from IIM Calcutta. Not IIMs and all top management institutes, people used to come and join our business. It was great experience. Public sector pattern, multinational, all. Then there were Europeans, very funny requirements, very different. It was all very, the entire thing was, we used to deal with a lot of complex issues, very complex issues. And the instruction was that we should not disturb this place, because this was the only copper producing and profit-making organization in the country at that time. So nothing to be disturbed. But at the same time, change also. How can we do that? So it was very difficult to do. Then, sometimes in early 1980, Manoj Fund was added, open cast mine. I must thank Mr. Verma and the team for taking this initiative and organizing this. My thankful. I'm very thankful for the initiative that you have taken. But I would like that you must continue this. And these days I find not many companies are taking interest in this kind of reunion. Many good companies are depending. I get opportunity to visit abroad often. And when I go, I have a lot of interest in studying the local management problems, their style, how they are functioning. And I find the recruitment, the appointments are mostly from the ex-employees. Reference, unless it has come from some ex-employee of the company, you have no chance. Facebook, any company, you must have a reference. If somebody, ex-employee has recommended, you have a chance. Otherwise, no. So a lot of people are giving importance to this kind of reunions, organizing this. And my request is that you must continue this. Different companies I have come across, good companies, call these kind of reunions
by different names, such as Deloitte. Deloitte called this kind of reunion and this kind of ex-employees as colleagues for life. Colleagues for life. Some company I have come across, they call this kind of meet as boomerang employees. Boomerang employees means you hit the wall with a ball and the ball will come back. So you people are boomerang. You have come back after so many years, remembering. What is that? PH brain you are remembering today. You are remembering. So it's a boomerang. You have come back again to the place where from you had come. A lot of importance is being given to this kind of things. Some people call it comeback colleagues. Very important. And these are, I'm using these latest trends, latest developments with some of you. When you try to adopt and follow this, you can consider these ideas that are going around. The basic thing is that you have to understand the value of this kind of reunion, connecting with old people, connecting, keeping your relationship with that, how the organization is benefited. This is one has to give. And the management also has to take interest in this kind of initiatives. This is considered as a smart strategy for talent management. When you manage talents, this kind of keeping contact with your old employees, keeping relationship, taking their recommendation is considered very important. I have been requested to give my thoughts on some of the issues and issues to address anxieties, problems of the people who are retired. It is very common issue. There are very common problems which everybody is facing. The suggestion I have liked it, and I have started to prepare myself for that. Suggestion is that I must share my experience and give my thoughts on the process of life's adjustment after retirement. Many people, I know cases in my family who have not been able to adjust after retirement. And this happens if you see that in defense services particularly. Defense is a very different organization, discipline-wise. So when they come back to the civil life, adjustment is a big problem. And I have seen people, say for example at Jamshedpur, after retirement from place like Tata is working, longer years, the care that the Tatas take. I know one case, very senior person. His children took him after retirement to Pune, and he could not survive. No problem, just isolation. He used to sit, when he was at Jamshedpur, a lot of telephone calls, even if he is not going to, a lot of friends, once in a while sitting together. That social network was totally cut off, nothing. And ultimately he could not say, yet he had a lot of health issues. And this is very rampantly happening even today in our society. So this is one part. How to adjust with the new pattern of life after retirement is really a social problem and which needs to be addressed. And most of the health problems that I see are arising because of that. And most of us have to, including me, have to take care of that. How do you keep yourself psychologically, mentally, totally dissociate from your work life and adjust to the different pattern? This is very important. And this happens
because once you say somebody introduces, he is retired, what does it refer to? What kind of feeling goes in your mind? What kind of psyche generates? What? Can somebody share something? Somebody says that you are retired. What kind of feeling I am creating in you? Feel we are useless. We are no more useful to the society. You are right. I will not use this negative and useless because that is being lost to them. They are useful, no doubt. But immediate feeling goes that you have withdrawn. You are no more on the scene. ठंडा रहिए, बैठे रहिए, मत करिए. Okay, I see. It is not like that. So this is the feeling, retired, withdrawn, not in circulation. वो अब बाहर नहीं निकलते हैं, ठंडा है बैठे रहते हैं. कहीं नहीं निकलते, बाहर नहीं जाते, ठंडा मारते हैं. So that is the kind of thing. This has lot of. It's very easy to say this, but the kind of psychological impact it creates on the individuals, it's very, very damaging, and I'm seeing it happen. Beg pardon? Yes, you are very right. You are very right. So this, I have my thought, which I would like to share and emphasize, is the psychological. It is not financial. It is not financial. It is not even family issue. We are making it family issue with children and all that. Not an issue. Let them do whatever they do. You take care of yourself. And it is mentally very important. The second is this feeling that you are being taken out of circulation, isolated, withdrawn. This kind of feeling psychologically it impacts us, very badly impacts us. It should not be allowed to come. And what we do normally, we retired people, we normally overlook these things. And more emphasis is given on what? More emphasis we give on what? We give on financial. Every day some finance advisor will come, आप यहाँ invest कीजिए, इस bond में लगाइए. That's not a big issue. Big issue is how I think, how I approach, how I react, how I am accumulating problems within me, and how can I download it. I have to transfer it. If I keep it in the system will get overloaded. It will react. And that reaction will reappear in your body in forms of disease, in forms of ailment, in forms of many health issues. Okay? So normally I have seen, I am talking mostly from my own experience. First thing that I have seen that happens is we lose the sense of identity. Who am I today? When you are in employment, when you walk in the corridors of the office, अपना कलर उठाकर साहब जा रहे हैं, तो बाथरूम में भी आप जा रहे हैं तो लोग साइड हो जाएंगे कि आप जा रहे हैं. So that identity is gone now, you are nobody. So the sense of identity which is there, and we are still very conscious. We are still very conscious about our sense of our identity. There is a lot of movement around. So what happens, instead of feeling free, I have retired. Burma Sahib used a lot of words. You have retired, this is, क्या बताया? असली ठाट. ठाट क्या 60 के बाद ठाट.
सो ये सारी चीज़ें जो है, unless you are relaxed, unless you have no mental tension, that thought will not come. You will always be thinking. The other thing which I have seen is, I will share with you my approach to how I have been dealing. I have also faced these situations. My approach has been that I start, number one, and my advice to you is also that you redefine yourself. You redefine yourself. Define who are you. Today, out of job, out of your title, your level that you are carrying, take out that and see how are you. Redefine yourself, your taste, your sentiment, your emotions, your way of looking at the family, children, dependents. Those who are not having that kind of happiness and they have to look forward to children. There is one gentleman I met him that will look forward to date 25th day of the month, every month. Why? That is the day when children send money for our expenditure. So imagine. So you, unless while in active service, employment, you think of it seriously, these problems are bound to come up in the life at some stage. So try to redefine yourself. Redefine yourself and break the pattern in which you have been living for such a long time. Some of us have worked for 40 years, 30 years, some 45 years. This is a pattern set. We have to break that pattern and get totally into the new pattern of life. You try to follow old pattern and be in the new pattern, there will be a disturbance. You will not adjust. You will have problems. You will have social problems. You will have family problems. You will have children problems. You will have health problems. So try to set yourself with the new pattern that you have set. So, the important lessons that I have learned in my life is that it's time. The retirement is the time that is reminding you that to get off the bench now, get ready for a different life. You cannot carry on that. Get off the bench and get ready. What can you, when I tell him that to get up the gate and get into the other activities, as Mr. Verma had mentioned, he has very briefly mentioned very important points. One thing that he mentioned was give to the society. I don't know how many of you are doing this, but this is part of my personal life. But I would like to share with you briefly, not in details. Spend more time on others' problems, not your problem. The time that you spend for looking into your problem, you think of others' problem. Go and quietly visit a school run for the blind children. Go and see the children. Spend some time, sit down with them. Look at their problem and look at it with क्या बताया ठाक का जिंदगी में आप अपना देखिए और वहाँ जाकर उस स्कूल में उस बच्चों को देखिए. And then you think of that what I'm doing, I'm ruining my health. If they are able to live this life and make them happy, what I am doing with it. I will not tell you the name, but I go to a place which is being run by the mission sisters. I'm a regular visitor of that place.
And you must make out time and must do that and see the change in your life. See the change. Than spending time for discussing politics, Jharkhand politics, Bihar politics, Maharashtra politics. Don't waste your time. Just don't waste your time. It does not pay you. Remember that every day is such that have I become a different human being today? Am I a different person today or not? Every 4, 5 years, 6 years, book writers issue new edition. We are same 1949 edition running today. Unless 1949 edition is converted into 2024 edition. So every 6 months, every sometime, see that you are a different edition in terms of your personal improvement, time that you are giving society. So instead of looking at burdening yourself with your problem, go and see the problems of the others and spend and same time. Those children, I go to this place I was telling you, this is in Parsi B. I'm a regular visitor. There, if some hit and run case is there, somebody has been hit by the speeding truck, is lying on the truck, lying on the road, nobody to look, no family member. That kind of persons are picked up by the police and brought and left in that room, that we are not finding anybody and you take care of them. So there are many people I have met. They say that I don't know where from I am. Don't know, I have no father. They were sent there, put in that home, and we have been brought up there. This is my home, no nothing. That is the place, and they always, and some of them are there, not separated from the family. They are there. There are cases which are mentally very bad cases. They are there. If you go there once, you will not come out of that place without shedding tears from your eyes. That is the kind of thing. You go, you spend time, sit down with them. More than the money, more than the food, they are looking forward that somebody should